मैथ मास्टरी हब में आप सभी का स्वागत है। आज हम हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा 2024 की दृष्टि से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल करेंगे। हमारा आज का पहला प्रश्न है, किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों a और b के लिए तो 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें देखना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो चूंकि प्रश्न में दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए हैं, तो इसके लिए हम जानते हैं कि दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल या दो संख्याओं का गुणनफल उनके माशा और लाशा के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात इसमें अगर देखें तो विकल्प नंबर डी में दिया है a गुणे बी इक्वल टू माशा ए बी गुणे लाशा ए बी, यानी पहला व्यंजक गुणे दूसरा व्यंजक बराबर माशा गुणे लाशा। तो इस प्रकार से पहले प्रश्न का ऑप्शन डी सही है। अब इसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, एक शून्येतर परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का भागफल होता है। एक शून्येतर परिमेय संख्या अर्थात वह परिमेय संख्या जो शून्य नहीं है एवं अपरिमेय संख्या का भागफल होता है। तो चूंकि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को अगर देखा जाए, उदाहरण के रूप में अगर हम देखें, जैसे मान लीजिए परिमेय संख्या हमने परिमेय संख्या के रूप में 1/2 लिया और अपरिमेय संख्या मान लीजिए ले लेते हैं √3 और दोनों की भागफल की बात कह रहा है, तो देख रहे हैं सरल करने पर 1/2√3 प्राप्त होगा, जो कि एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से देखें तो ऑप्शन बी अपरिमेय संख्या सही है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, यदि m = 5 और n = m+7 तो √m² + n² का मान होगा। चूंकि प्रश्न में दिया है m = 5 और n = m+7 और m का मान यदि इसमें रख दें, m = 5 है तो 5 + 7 = 12। आप पूछ रहा है √m² + n², √m² + मान रख लेते हैं। m का मान देख रहे हैं 5 है, 5 का स्क्वायर प्लस n 12 का स्क्वायर। सरल करेंगे 5 का स्क्वायर 25 प्लस 12 का स्क्वायर 144, जोड़ेंगे तो 25 और 144 मिलकर के 169, जिसका वर्गमूल 13 होता है। इस प्रकार से √m² + n² का मान 13 होगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। तो इस प्रकार से प्रश्न का ऑप्शन सी सही है। आप देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त होता है। तो यदि इस प्रश्न में देखें तो चूंकि
वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः केरा शेषफल 5 और 8 प्राप्त होता है। तो जो शेषफल प्राप्त होता है इन संख्याओं में से पहले हम शेषफल को माइनस कर लें, और यदि हम शेषफल को माइनस करते हैं 70 माइनस 5, 70 से 5 घटाते हैं 65 मिलेगा। दूसरी संख्या 125 है जिसमें क्या शेषफल 8 प्राप्त होता है। तो 8 घटाएंगे 125 माइनस 8, 117 मिल जाएगा। अब देखिए यदि इन दो संख्याओं के हम गुणनखंड कर लें तो 65 का गुणनखंड यदि करते हैं तो 13 पचे 65 यानी 5 गुणे 13 मिलता है। और 117 के अगर गुणनखंड करें तो 13 नवैया 117 यानी 13 गुणे 3 गुणे 3 कह सकते हैं। तो इन दोनों का माशा अगर देखा जाए तो दोनों में उभयनिष्ठ देख रहे हैं 13 प्राप्त होता है, इसलिए वह बड़ी से बड़ी संख्या 13 होगी, जिससे अगर हम 70 और 125 को विभाजित करें तो शेषफल क्रमशः 5 और 8 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से देख रहे हैं ऑप्शन पहला सही है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा प्रश्न है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 दो रैखिक समीकरण हैं। यदि a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2 हो तो चूंकि a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2, तो ये रैखिक समीकरण युग्म में दो रेखाओं के समपाती होने का प्रतिबंध है, अतः दोनों रेखा युग्म परस्पर समपाती होंगे। तो इस प्रकार से ऑप्शन बी सही है। अब हम देखते हैं इसके बाद अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है क्या किसी संख्या का 1/3 भाग 21 के बराबर है तो वह संख्या होगी। मान लेते हैं माना वह संख्या यक्ष है, संख्या को मान लेंगे माना वह संख्या यक्ष है, संख्या बराबर यक्ष। कह संख्या का 1/3 तो प्रश्नानुसार यक्ष का 1/3 x बटे 3 और यही बराबर कह रहा है 21 के हैं तो बराबर 21 के कर लिए तो यक्ष बराबर मिल जाएगा 21 गुणे 3, 21 त्रिक 63। तो इस प्रकार से वह संख्या 63 होगी जो कि ऑप्शन सी पर दी है। तो इस प्रकार से ऑप्शन सी सही है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी इक्वल टू 0 का एक मूल -2 हो तो p का मान होगा। चूंकि जब भी किसी द्विघात समीकरण का कोई मूल दिया है तो उस मूल को अगर हम यक्ष के स्थान पर रख दें तो वह समीकरण संतुष्ट होगा। तो यक्ष के स्थान पर -2 रखने पर हमारा p का मान प्राप्त हो जाएगा। तो दिए हुए समीकरण में x इक्वल टू -2 रखेंगे, x इक्वल टू -2 रखने पर समीकरण है x² प्लस 2x माइनस पी
इक्वल टू 0, तो x के स्थान पर -2 रख देंगे। -2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -2 माइनस p इक्वल टू 0। -2 का स्क्वायर 4 प्लस माइनस माइनस 2 दूनाई 4 माइनस p इक्वल टू 0। 4 देख रहे हैं प्लस माइनस कट जाता है, तो इस प्रकार से p बराबर 0। तो देख रहे हैं ऑप्शन ए में 0 दिया है, तो इस प्रकार से ऑप्शन ए सही है। आप देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है कि दो त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर हो तो ये त्रिभुज होंगे। क्योंकि हमने प्रमेय पढ़ा है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात में होता है, अतः वे दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। इस प्रकार से ऑप्शन ए, ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन सी में देख रहे हैं समरूप लिखा हुआ है। आप देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है क्या x अक्ष पर स्थित एवं बिंदु 2-5 तथा -2 9 से समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक होंगे। तो कोई भी बिंदु अगर x अक्ष पर स्थित है तो उसमें कोटि y का मान 0 होगा, अतः x अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक को मान लेते हैं कि x अक्ष पर स्थित वह बिंदु K0 होगा। वह बिंदु P जो x अक्ष पर स्थित है, निर्देशांक K0 हैं। आपके यहाँ अन्य दो बिंदु दिए हैं जिनसे वो समदूरस्थ हैं। पहला बिंदु मान लीजिए A जिसके निर्देशांक 2 -5 और दूसरा है -2 9 मान लेते बिंदु B है। तो प्रश्नानुसार PA इक्वल टू PB, क्योंकि PA इक्वल टू PB है तो इसलिए इनका स्क्वायर भी बराबर होगा। PA स्क्वायर इक्वल टू PB स्क्वायर। अब देखिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी का वर्ग कर देंगे तो अंडर रूट नहीं लगेगा। PA यानी x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, तो K-2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 0 + 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू K माइनस माइनस प्लस हुआ तो K+2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 9 का होल स्क्वायर। सरल करेंगे, होल स्क्वायर तोड़ते हैं तो K-2 का होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो ये मिलेगा K² प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2AB यानी 2 दूनाई 4K, और इस प्रकार से 0 + 5 यानी 5 का स्क्वायर किए 25 मिलेगा इक्वल टू K+2 का होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो K² प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4K, और 0 - 9 यानी -9 का स्क्वायर किए 81 मिला। तो देख रहे हैं K² + 4 दोनों ओर है, तो इसको हम दोनों ओर से कैंसिल कर देते हैं, और K के पद यदि एक ओर कर लें, K का पद यदि हम एक ओर करेंगे तो इधर हमारा देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में -4K
राइट हैंड साइड से भी 4k लाएंगे इधर तो -4k हो जाएगा, इक्वल टू 81 और 25 उधर ले गए तो -25 -4 के मिल करके -8 के, और 81 से 25 घटा दिए, 11 से 5 घटाएंगे 6, बचा 7 से 2 घटा 5, तो के बराबर मिल जाएगा 56 बटे -8, काट दीजिए 8 सते 56, तो -7। इस प्रकार से अभीष्ट बिंदु के निर्देशांक देखें तो -7, 0, तो x अक्ष पर स्थित उस बिंदु के निर्देशांक -7, 0 होंगे, जो कि ऑप्शन बी पर दिया है। तो इस प्रकार से प्रश्न का विकल्प बी सही है। आप देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में कह रहा है कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB इक्वल टू AC। तो अब देखना है दिए हुए प्रश्न के अनुसार कौन सा विकल्प सही है। क्योंकि प्रश्न में ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो ये हमने एक त्रिभुज बनाया जिसका नाम ABC, जिसमें कह रहा है AB बराबर AC, AB भुजा AC के बराबर है। क्योंकि हम जानते हैं यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं समान हैं तो उनके सम्मुख कोण भी समान होते हैं। तो AB के सामने कोण C और AC के सामने कोण B है, तो इसलिए कोण B बराबर कोण C होगा, जो कि ऑप्शन C पर दिया है। इस प्रकार से ऑप्शन C सही है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0 है तो साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा का मान होगा। क्योंकि दिया है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0, तो कॉस थीटा उधर ले जाएंगे तो मिल जाएगा साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। कॉस थीटा यदि पक्षांतर करके इस साइड में ले आएंगे तो साइन थीटा अपान कॉस थीटा इक्वल टू 1, टेन थीटा इक्वल टू 1, और 1 हम जानते हैं टेन 45 अंश का मान होता है। तो इस प्रकार से थीटा बराबर 45 अंश। अब मान पूछ रहा है साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। अब इसमें हम मान रख दें थीटा का, साइन की पावर 4 45 अंश प्लस कॉस 45 अंश। देखिए साइन 45 अंश का मान जानते हैं 1/√2, तो 1/√2 की पावर 4 प्लस कॉस 45 भी 1/√2 होता है, इसकी भी घात 4 आ गई। तो दोनों समान पद हैं, चाहे तो जोड़ लें या स्क्वायर देखिए करते हैं। 1/√2 की पावर 4, तो 1/√2 की घात 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक इसी प्रकार इस पद को भी लिख सकते हैं 1/√2 का स्क्वायर, फिर पूरे का स्क्वायर, चूंकि घात के ऊपर घात का गुणा हो जाता है।
1/√2 का स्क्वायर करेंगे 1/2, फिर इसका स्क्वायर मिला। इसी प्रकार इसमें भी तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस 1/4 जोड़ दिए 2/4 और सरल करेंगे तो बराबर 1/2 मिलेगा, जो कि देख रहे हैं ऑप्शन तीसरे पर दिया है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का ऑप्शन तीसरा सही है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा 2a है तो उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई होगी। एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा 2a है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं समान लंबाई की होती हैं। एबीसी प्रत्येक भुजा 2a है। शीर्ष से यदि आधार पर लंब डाल दें तो समबाहु त्रिभुज में शीर्ष से आधार पर डाला गया लंब आधार को समद्विभाजित कर देता है। तो बीसी की माप 2a थी तो ए में डिवाइड हो जाएगी। अब अगर हम शीर्ष लंब एडी की लंबाई निकालें तो पाइथागोरस प्रमेय से बन जाएगा एडी स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। मान रख लेते हैं। AB 2a का स्क्वायर माइनस BD a का स्क्वायर। सरल करें यदि तो AD बराबर मिलेगा 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 3a स्क्वायर, या वर्गमूल ले लें तो AD इक्वल टू √3 इंटू a या a√3। तो ये शीर्ष लंब की लंबाई मिलेगी, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। तो इस प्रकार से प्रश्न का ऑप्शन ए सही है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, यदि साइन ए इक्वल टू काश ए हो तो ए का मान होगा। तो अभी देखिए हमने देखा साइन ए इक्वल टू कॉस ए, कॉस ए को यदि लेफ्ट हैंड साइड में ले आए भाग के रूप में तो साइन ए अपॉन कॉस ए, और इधर मिलता है क्योंकि एक प्रत्येक संख्या के साथ गुणा में होता है। कॉस ए निकल आया तो इधर एक बचा। साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल टू टेन ए, और एक देखें तो टेन 45 अंश का मान होता है। तो इस प्रकार से a बराबर 45 अंश। तो इस प्रकार से प्रश्न का ऑप्शन सी सही है। आप देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में दिया है, कह रहे यदि a बराबर 30 अंश तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपान 1 प्लस काट स्क्वायर ए का मान होगा। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपान 1 प्लस काट स्क्वायर ए का मान ज्ञात करना है। तो इसमें हम कोण ए का मान रख देंगे। तो मान ए रखने पर तो ए बराबर 30 अंश मान रखने पर 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 अंश अपान 1 प्लस काट स्क्वायर 30 अंश। अब दोनों के मान रख देते हैं। टेन 30 जानते हैं 1/√3 स्क्वायर है, स्क्वायर कर देते हैं अपान 1 प्लस
काट स्क्वायर 30 अंश, काट 30 का मान √3 स्क्वायर कर दिए। सरल करेंगे तो सरल करने पर 1 + 1/√3 का स्क्वायर 1/3/1 + 3। देखिए 1 + 1/3 जोड़ेंगे 4/3/1 + 3, 4 से 4 कैंसिल कर दिए तो इसका मान 1/3 प्राप्त होता है, जो कि ऑप्शन डी पर दिया है। तो इस प्रकार से प्रश्न का ऑप्शन डी सही है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है यदि एक गोले की त्रिज्या को दुगना कर दिया जाए तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में होने वाली प्रतिशत वृद्धि होगी। एक गोले की त्रिज्या को दुगना कर दिया जाए, मान लेते हैं माना गोले की प्रारंभिक त्रिज्या r है और यदि दुगना कर देंगे तो त्रिज्या 2r हो जाएगी। तो पहली स्थिति में अगर हम गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल देखें तो चूंकि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr² और त्रिज्या दुगना होने के बाद कितना मिलेगा ये देखते हैं। 4π इंटू त्रिज्या 2r है तो 2r का स्क्वायर, सरल करेंगे तो 4π इंटू 4r² या 4 चौक 16 πr²। तो त्रिज्या दुगना करने के बाद ये नया पृष्ठीय क्षेत्रफल आता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि अगर देखें, पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि, पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि बराबर 16πr² माइनस 4πr², घटा के सरल करेंगे तो इस प्रकार से 12πr²। ये आ गई पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि। आप प्रश्न में पूछ रहा प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी, चूंकि प्रारंभिक क्षेत्रफल यानी 4πr² में वृद्धि इक्वल टू 12πr², इसलिए 100 में अगर वृद्धि निकालें तो मिल जाएगा 12πr² इंटू 100/4πr², सरल किए 4 × 12 और 3 × 100 यानी 300% की वृद्धि हो जाएगी। तो इस प्रकार से ऑप्शन सी सही है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, दो वृत्तों के व्यासों का अनुपात 4:9 है तो वृत्तों की परिधियों में अनुपात होगा। चूंकि वृत्त की परिधि जानते हैं, परिधि बराबर होती है पाई गुणे व्यास, और परिधि और व्यास में संबंध देखें तो परिधि बराबर होता है पाई गुणे व्यास। क्योंकि दो वृत्तों के व्यासों का अनुपात दिया है और परिधियों में अनुपात पूछ रहा, पहले की परिधि π1 P1 और दूसरे की P2 अगर माने तो P1 हमारा बनेगा पाई गुणे पहले का व्यास। तो व्यास का अनुपात देख रहे हैं 4 और 9 का है, तो व्यास के अनुपात में ही परिधि का भी अनुपात आएगा। तो पाई इंटू D1/पाई इंटू D2, जहाँ D1 पहले का व्यास और D2 दूसरे का व्यास है,
पाई पाई कैंसिल कर दें तो आ जाएगा d1/d2, अर्थात पहले के व्यास का अनुपात बटे दूसरे का व्यास, जो कि दिया है 4:9। तो इस प्रकार से दोनों वृत्तों की परिधियों का अनुपात P1:P2 इक्वल टू मिलेगा 4:9, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। आप देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का माध्य होगा। 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का माध्य, तो 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याएं अगर हम लिखें तो क्रमशः होंगी 1, 3, 5, 7, 9। अब इनका योग करेंगे, क्योंकि माध्य बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो इन सारे पदों को अगर हम जोड़ें तो 9, 9, 7, 16, 16, 5, 21, 21, 3, 24, 1, 25, तो योग 25 मिला बटे पदों की संख्या। तो देख रहे हैं 5 पद हैं, 5 × 5 = 25। तो इस प्रकार से माध्य का मान 5 मिलता है, जो कि ऑप्शन चौथे पर दिया है। तो इस प्रकार से चौथा ऑप्शन सही है। आप देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है आंकड़ों 13, 15, 16, 17, 19, 20 की माध्यिका होगी। तो देख रहे हैं सारे आंकड़े हमारे आरोही क्रम में दिए हुए हैं, और हम जानते हैं कि आंकड़ों को आरोही क्रम में रखने पर, आरोही या अवरोही क्रम में रखने पर जो मध्य में पद आता है वही माध्यिका कहलाता है। तो इसमें अगर देखें तो पदों की संख्या क्रमशः 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी पदों की संख्या 6 है, n बराबर 6, जो कि सम है, जो कि सम है। तो माध्यिका में सम के लिए सूत्र होता है n/2वां पद, n/2वां पद प्लस n/2 + 1वां पद, और अब पूरे का बटे 2। तो n की जगह देख रहे हैं 6 है, तो 6/2 यानी 3वां पद प्लस 3 + 1 4वां पद बटे 2। तो तीनवां अगर देखें तो तीनवां पद इसमें देख रहे हैं पहला, दूसरा, तीसरा। तीसरा 16 है, चौथा 17 है। तीन मानों को रख दें तो 16 + 17 बटे 2, 16 दूनाई 32, 1 33/2, जो कि ऑप्शन तीसरे में दिया है। तो इस प्रकार से प्रश्न का तीसरा ऑप्शन सही है। आप देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न में वर्ग अंतराल और बारंबारता दी है। कह रहा उपरयुक्त बारंबारता बंटन में बहुलक वर्ग होगा। तो जिस वर्ग अंतराल की बारंबारता सबसे अधिक होती है वही बहुलक वर्ग कहलाता है। तो देख रहे हैं बारंबारता में सबसे अधिक 23 है, जो कि वर्ग अंतराल 20 से 30 की है, इसलिए बहुलक वर्ग 20 से 30 होगा। तो 20 से 30 देख रहे हैं ऑप्शन बी में दिया है। तो इस प्रकार से प्रश्न का ऑप्शन बी सही है। आप देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है माध्य, माध्यक एवं बहुलक के बीच संबंध होगा। क्योंकि माध्य, माध्यक और बहुलक के बीच संबंध हमने पढ़ा है कि बहुलक इक्वल टू होता है
3 गुणे माध्यक माइनस 2 गुणे माध्य। बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यक माइनस 2 गुणे माध्य। ऑप्शन बी सही है। आप देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है क्या संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड, तो 156 के अगर हम गुणनखंड करें 156, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, पुनः 2 से काटेंगे 2 तिहाई 6, 2 नई 18, इसके बाद 13 ती 39, 3 से काटेंगे 13। तो इस प्रकार से 156 के जो खंड मिले 2 की घात 2 गुणे 3 गुणे 13, जो कि आप देख रहे हैं ऑप्शन बी पर दिया है। तो इस प्रकार से ऑप्शन बी सही है। आप देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा प्रश्न है यदि एक वर्गीकृत आंकड़े का माध्य और बहुलक क्रमशः 24 और 12 है तो इसका माध्यक है। तो चूंकि अभी हमने माध्यक और बहुलक में संबंध पढ़ा, संबंध होता है बहुलक बराबर होता है 3 गुणे माध्यक माइनस 2 गुणे माध्य। इसी में हम मानों को रख देंगे और बहुलक का मान दिया हुआ है 12 इक्वल टू 3 गुणे माध्यक निकालना है माइनस 2 गुणे माध्य 24 दिया है। तो 12, 24 दुनाई 48 इधर लाएंगे तो ये प्लस में आ जाएगा इक्वल टू 3 गुणे माध्यक 48 में 12 जोड़ दिए 60, 3 बटे में आ जाएगा बराबर माध्यक, और काट के यदि सरल करें 20 23 60 तो माध्यक का मान 20 आ जाता है, जो कि ऑप्शन बी पर दिया है। आप देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है यदि रैखिक समीकरण युग्म 2x + 3y = 5, 4x + ky = 10 के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं तो k का मान होगा। तो दिए हुए समीकरणों से यदि हम a1/a2 लिखें तो a1/a2 का मान a1/a2 = पहले समीकरण में x के गुणांक और दूसरे समीकरण में x के गुणांक का अनुपात होता है। तो 2/4 सरल किए 1/2, इसके बाद b1/b2, b1 y के गुणांकों का अनुपात होता है 3/k, और c1/c2 अगर लिखते हैं तो ये हमारा 5/10, इसको भी सरल किए 5 एकम 5, 5 दुनाई 10। अब चूंकि अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल होने का प्रतिबंध है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, मान रख दें 1/2 = 3/k = 1/2।
तो इस प्रकार से तिरछा गुणा कर लेंगे तो k इक्वल टू 3 दुनाई 6, तो k बराबर 6 के लिए दिए हुए रैखिक समीकरण युग्म के अनेक हल होंगे। तो देख रहे हैं ऑप्शन डी सही है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के अंतर्गत माध्य, माध्यिका और बहुलक होते हैं। तो इस पर देख रहे हैं बहुलक दिया हुआ है, तो इस प्रकार से प्रश्न का ऑप्शन डी सही है। आप देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है यदि cos A इक्वल टू 7/25 तो tan A प्लस cot A का मान है। क्योंकि cos A दिया है 7/25, अगर हम त्रिभुज बनाएं और त्रिभुज में ABC, इसमें A कोण के लिए दिया है cos A 7/25, cos जानते हैं आधार बटे कर्ण होता है, तो 7/25 पाइथागोरस की प्रमेय से अगर हम लंब BC की माप निकालें तो लंब BC इक्वल टू मिलेगा √25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। सरल करते हैं 25 का स्क्वायर 625 माइनस 7 का स्क्वायर 49, 625 से 49 घटाएंगे 15 से 9 घटाएं 6, और ये हमारा 1 बचा, 11 से 4 घटा 7, 576 का वर्गमूल निकालें 24 आ जाएगा। तो इस प्रकार से लंब BC की माप 24 आ जाती है। अब पूछ रहा है tan A प्लस cot A का मान। तो अगर हम tan A देखें, दिया है tan A प्लस cot A, इसी का मान निकालना है। tan A रख देते हैं, tan होता लंब बटे आधार यानी 24/7 प्लस cot A tan का विलोम होता है 7/24, दोनों का लासा लिए तो लासा में 7 गुणे 24 मिलेगा। अब इसके बाद तिरछा गुणा कर लें, 24 में 24 से गुणा किए 576 प्लस 7 सता 49, 576 में 49 जोड़ देंगे तो ये हमारा 625 मिल जाएगा। और 7 में 24 से गुणा किए 7 चौक 28, 7 दुनाई 14, 14 दो 16, तो 625/168 जो कि ऑप्शन डी में दिया है। तो प्रश्न का ऑप्शन डी सही है। आप देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है यदि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 4 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर हैं तो इन वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या है। देखिए पहले वृत्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर मान लेते हैं। पहले वृत्त की त्रिज्या R1 है, तो R1 दिया है 4 सेंटीमीटर, और दूसरे वृत्त की त्रिज्या R2 मानी जाए जो कि दिया है 3 सेंटीमीटर। अब अगर हम पहले वृत्त का क्षेत्रफल निकालें, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है πr², तो पाई इंटू त्रिज्या 4 है 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, तो 16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। पहले वृत्त का क्षेत्रफल मिला। दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल लिखेंगे पाई इंटू R2², 3 का स्क्वायर, तो यानी 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफलों का योग करें तो A1 प्लस A2 इक्वल टू 16 पाई
प्लस 9 पाई 16 9 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दोनों के क्षेत्रफलों का योग मिला। अब चूंकि हमको क्षेत्रफलों के योग के बराबर वाले वृत्त की त्रिज्या निकालना है, तो मान लेते हैं उसकी त्रिज्या कैपिटल आर है, तब उसका क्षेत्रफल बनेगा पाई इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू 25 पाई कैंसिल कर दें तो आर स्क्वायर 25, तो आर बराबर 5 मिल जाएगा। तो उस वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर होगी, जो कि ऑप्शन ए पर दिया है। तो इस प्रकार से ऑप्शन ए सही है। आप देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0 के मूल हैं। तो द्विघात समीकरण को यदि हल कर लें तो जो x के मान प्राप्त होंगे वही समीकरण के मूल हैं। देखिए, इस दिए हुए द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। देखिए, द्विघात समीकरण को हल करने का तरीका है कि इसमें चूंकि एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक और अचर पद, इन संख्याओं का आपस में गुणा किया जाए और फिर अचर पद के पूर्व जो चिन्ह है उसको देखना है और ऐसे दो खंड लाना है कि अगर माइनस दिया तो घटाने के बाद मध्य पद का गुणांक मिले और प्लस दिया है तो जोड़ने के बाद। यहाँ पर 10 के ऐसे दो खंड करना है कि घटाने के बाद ही 3 प्राप्त हो। तो 10 के दो खंड हमारे 5 और 2 मिलेंगे, 5 दुनाई 10 और 5 से 2 घटाएंगे तो 3 प्राप्त हो जाएगा। 3 मानों को रखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 की जगह आप 5 माइनस 2 लिख सकते हैं, माइनस 10 इक्वल टू 0। ब्रैकेट हटा दें, साथ में x का गुणा कर दें तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। दो का समूह बना के कॉमन कर लेंगे, तो पहले समूह से x कॉमन किए तो x माइनस 5 प्लस दूसरे से 2 कॉमन मिल जाएगा तो भी x माइनस 5। देख रहे हैं x माइनस 5 फिर दोनों से कॉमन मिला, बचा x प्लस 2। दोनों पदों को क्रमशः एक एक बार 0 के बराबर करेंगे। यदि x माइनस 5 बराबर 0 तो x बराबर 5 और यदि x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 2। इस प्रकार से समीकरण के दो मूल 5 और माइनस 2 प्राप्त होते हैं, जो कि विकल्प बी पर दिए हैं। तो इस प्रकार से विकल्प बी सही है। आप देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है एक सुराही निम्नलिखित का संयोजन है। तो सुराही देख रहे हैं एक गोला और एक बेलन, एक गोला और एक बेलन का संयोजन होता है। तो इस प्रकार से इसका पहला ऑप्शन सही है। आप देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है क्या यदि त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि एडी लंब बीसी तो एडी स्क्वायर बराबर है। तो देख रहे हैं सारे ऑप्शन हमारे डीसी के पद में हैं, तो हमको सरल करके डीसी के पद में लाना है। एबीसी एक समबाहु त्रिभुज दिया है, तो सर्वप्रथम हम एक समबाहु त्रिभुज बनाएंगे। एबीसी हमने एक समबाहु त्रिभुज लिया और इस समबाहु त्रिभुज में एडी लंब बीसी
AD लंब दिया है BC पर, और हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज में शीर्ष से आधार पर डाला गया लंब आधार को समद्विभाजित करता है, इसलिए DC BC का आधा होगा, BC/2, और सभी भुजाएं बराबर ही होती हैं, तो BC की जगह हम AB भी लिख सकते हैं, तो AB/2। अब त्रिभुज ABD में यदि हम पाइथागोरस की प्रमेय लगाएं तो इससे AD² मिलेगा AB² - BD²। AB को यदि हम DC के पद में लिखें तो AB बराबर 2DC बनेगा, 2DC² BD देख रहे हैं DC का जो BD की माप है वो DC के बराबर है, तो BD बराबर DC, तो BD² लिखें या DC² दोनों सेम होंगे, तो 2DC² यानी 4DC² -DC² इक्वल टू आ गया 3DC²। तो इस प्रकार से AD² = 3DC² प्राप्त होता है, जो कि ऑप्शन ए पर दिया है, तो इस प्रकार से ऑप्शन ए सही है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है एक समतल मैदान पर एक मीनार की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की √3 गुनी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण है। एक समतल मैदान पर एक मीनार, मान लीजिए मीनार है और ये इसकी छाया है, प्रश्नानुसार मान लीजिए मीनार AB है और BC उसकी छाया है। मीनार की ऊंचाई अगर h माने तो छाया कह रहा √3 गुनी अर्थात √3h हो जाएगी। सूर्य का उन्नयन कोण थीटा मान लेते हैं, तो यदि इसमें देखें तो tan थीटा इक्वल टू मिलेगा लंब बटे आधार अर्थात h/√3h, h कैंसिल कर दिए 1/√3, जो कि जानते हैं tan 30 अंश का मान होता है, तो इस प्रकार से थीटा बराबर 30 अंश, जो कि ऑप्शन सी पर दिया है। आप देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। तो 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याएं लिखें तो क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10 होंगी। इनका अगर हम योग करें तो इन संख्याओं का योग क्रमशः देखिए 2 + 4 6, 6 12, 12 8 20, 20 10 30, तो योग 30 मिला बटे संख्याओं यानी पदों की संख्या देखें तो 5 है, 5 × 6 = 30, तो इस प्रकार से माध्य 6 प्राप्त होता है, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। आप देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है बिंदु -3, 5 की y अक्ष से दूरी होगी। देखिए y अक्ष से दूरी सदैव भुज का मान होती है और x अक्ष से दूरी सदैव कोटि का मान होती है, ये याद रखना है। y अक्ष से दूरी पूछा इसलिए भुज -3, और अगर x अक्ष से दूरी पूछता तो फिर कोटि y का मान 5 होता। इस प्रकार से y अक्ष से दूरी -3, जो कि ऑप्शन ए पर दिया है।
आप देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में कह रहा है कि संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल होगा। तो संख्या 144 के यदि हम अभाज्य गुणनखंड करें, 144 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14, 2 दुनाई 4, फिर 2 से काटें, 2 तिहाई 6, 2 छंग 12, फिर 2 से काटेंगे, 18 दुनाई 36, 2 नहीं 18, और 9 का खंड हमारा 3 गुणे 3। इस प्रकार से अगर देखें तो 2 4 बार आया और 3 2 बार है। पूछ रहा अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल। तो घातों को अगर योग करें, 2 की घात 4 है और 3 की घात 2 है, घातों को जोड़ें तो 4 + 2 6, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। तो इस प्रकार से घातों का योगफल 6 होगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, दिया गया है लाशा बराबर 3168 यानी 3168 और वो संख्याएं 132 और 288, जिनका लाशा 3168 है। तो 132 और 288 का माशा कितना होगा, ये हमको निकालना है। तो देखिए, लाशा माशा और दो संख्याओं के बीच हम संबंध जानते हैं। माशा बराबर होता है, माशा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे लाशा। इसी में हमको मान रख देना है। पहली संख्या 132 है इंटू दूसरी संख्या देखें 288 दी है, अपान लाशा देख रहे हैं 3168 है। इसको अगर हम काट करके सरल करें तो सबसे पहले देखते हैं 4 से काट देते हैं। 4 तेई 12, 4 तेई 12, और इसमें 4 सत्ते 28, 3 31 36 हुआ, 4 नाई 36 और 4 दुनाई 8। इसके बाद 11 से कट रहा, 11 से काट देते हैं। 11 तेई 33, 11 सत्ते 77, 11 दुनाई 22, और 3 से इसको फिर से काट दें, 3 दुनाई 6, 3 चौको 12, और इसके बाद फिर 8 त्रिक 24 और 8 त्रिक 24, 4 28 48 हुआ, और 8 छंग 48, 3 से 36 काटेंगे, 12 तिहाई 36। तो इस प्रकार से माशा का मान 12 प्राप्त होता है, जो कि ऑप्शन डी पर दिया है। इस प्रकार से ऑप्शन डी सही है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण 3x² - 12x + m बराबर 0 के मूल बराबर हैं तो m का मान होगा। देखिए, द्विघात समीकरण दिया है 3x² - 12x + m = 0। इसकी मानक द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 से अगर हम तुलना करें तो तुलना करने पर देख रहे हैं a का मान 3 और b का मान -12, c का मान m प्राप्त होता है। चूंकि समीकरण के मूल
समीकरण के मूल कह रहा बराबर है, तो समीकरण के मूल यदि बराबर हैं तो विविक्तिकर b² - 4ac का मान 0 के बराबर होता है। मान रख देते हैं -12 का होल स्क्वायर -4 a का मान 3 है, c की जगह m है इक्वल टू 0। -12 का स्क्वायर किए 144 -4 3 12m इक्वल टू 0। तो इस प्रकार से m बराबर देखें तो 144/12 काट दिए 12 12 हम 144, तो m बराबर 12 मिल जाता है, जो कि ऑप्शन डी पर दिया है। इस प्रकार से ऑप्शन डी सही है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में कह रहा है द्विघात समीकरण 5x² - 3x + 2 बराबर 0 के मूलों का योग होगा। द्विघात समीकरण 5x² - 3x + 2 बराबर 0। तो द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल होता है, मूलों का योग का हमारा फार्मूला है -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। तो x का गुणांक देख रहे हैं -3/x² का गुणांक 5 है। तो मूलों का योगफल -x का गुणांक, तो -x का गुणांक -3 बटे x² का गुणांक 5, माइनस माइनस कट गया, 3/5 आ गया, जो कि ऑप्शन ए पर दिया है। तो इस प्रकार से ऑप्शन ए सही है। आप देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, अगले में कह रहा है युगपत समीकरण x + 2y = 70 और 2x + λy = 35 का कोई हल नहीं है यदि लैम्ब्डा का मान होगा। तो दिए हुए समीकरण से यदि हम a1/a2 का मान 1/2, b1/b2 अगर निकालें तो b1/b2 मिलेगा 2/λ और c1/c2 70/35। इनको यदि काट के सरल करें 35 दूनाई 70 और कोई हल ना होने का प्रतिबंध होता है a1/a2 = b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। इसी में यदि मान रख दें तो 1/2 = 2/λ डज नॉट इक्वल टू 2। तो इस प्रकार से तिरछा गुणा कर लेंगे तो λ = 4 मिल जाएगा, अर्थात लैम्ब्डा के 4 मान के लिए दिए हुए युगपत समीकरण का कोई हल नहीं होगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, बिंदुओं a -4 2 तथा b 5 6 को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु P a/8, 4 है, तो a का मान होगा। चूंकि दो बिंदु दिए हैं, पहला है -4 2 और दूसरा है 5 6, इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु P जिसके निर्देशांक a/8, 4 हैं,
तो मध्य बिंदु के निर्देशांक का अगर हम सूत्र लगाएं तो x बराबर होता है x1 प्लस x2/2। इसी में मान रख देंगे। x के स्थान पर दिया है a/8, देख रहे हैं x1 -4 प्लस x2 5 दिया है /2। सरल किए तो a/8 बराबर मिलेगा 1/2, और इस तरह से a बराबर लिखें तो 8/2, काट दिए 2 चौको 8, तो a बराबर 4, जो कि ऑप्शन डी पर दिया है। तो इस प्रकार से ऑप्शन डी सही है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, क्या दिए गए चित्र में त्रिभुज एबीसी के आधार बीसी के समानांतर रेखाखंड PQ खींचा गया है। यदि PQ अनुपाते BC इक्वल टू 1:3 तो AP तथा PB का अनुपात होगा। चूंकि PQ रेखाखंड BC के समांतर है, इसलिए त्रिभुज APQ और त्रिभुज ABC दोनों समरूप त्रिभुज होंगे। और हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समान अनुपात में होती हैं, इसलिए AP अनुपाते AB, AP अनुपाते AB इक्वल टू मिलेगा AB अनुपाते AP, AB अनुपाते AP इक्वल टू BC अनुपाते PQ। BC और PQ का अनुपात देखें, चूंकि PQ अनुपाते BC दिया है, PQ अनुपाते BC इक्वल टू दिया है 1:3, इसलिए BC अनुपाते PQ लिखेंगे तो 3:1 मिलेगा, या 3/1 कह सकते हैं। AB को हम लिख सकते हैं AP प्लस PB, AP प्लस PB अपान AP इक्वल टू 3, AP अपान AP, AP अपान AP प्लस PB अपान AP इक्वल टू 3। AP अपान AP कैंसिल करके 1 मिल गया, तो PB अपान AP इक्वल टू 3 - 1 इक्वल टू 2। और दोनों ओर यदि हम उलट दें तो AP अनुपाते PB इक्वल टू मिल जाएगा 1/2, या AP अनुपाते PB इक्वल टू 1:2। तो AP और PB का अनुपात 1 और 2 का होगा, जो कि ऑप्शन सी पर दिया है। तो इस प्रकार से प्रश्न का विकल्प सी सही है। आप देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, क्या त्रिभुज ABC में यदि AB इक्वल टू 6√3 सेंटीमीटर, AC इक्वल टू 12 सेंटीमीटर तथा BC इक्वल टू 6 सेंटीमीटर हो तो कोण B की माप होगी। क्योंकि त्रिभुज में हम जानते हैं सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर मिल जाए तो फिर वह समकोण त्रिभुज होता है। इसलिए इन तीनों भुजाओं में सबसे बड़ी भुजा AC है, तो यदि हम AC का स्क्वायर लिखें तो AC चूंकि 12 है, 12 का स्क्वायर 144,
शेष दो भुजाओं के वर्गों का योग लिखेंगे। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB देख रहे हैं 6√3, 6√3 का स्क्वायर प्लस BC 6 है 6 का स्क्वायर। देखिए 6 का स्क्वायर 36√3 का स्क्वायर 3, 36 गुणे 3 प्लस 36, 36 गुणे 3 किए 3 18 और 3 त्रिक 9 और 9 1 10, 108 प्लस 36 जोड़ेंगे 144 मिल जाएगा। तो देख रहे हैं सबसे बड़ी भुजा का वर्ग यानी AC स्क्वायर इक्वल टू मिल जाता है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के, जो कि सिद्ध करता है कि जो तीनों भुजाएं दी हैं ये एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। इसलिए कोण B, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा AC है तो सबसे बड़ी भुजा के सामने का कोण समकोण होगा। AC का सम्मुख कोण B है, इसलिए कोण B बराबर 90 अंश। तो देख रहे हैं ऑप्शन B सही है। आप देखते हैं हम अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है क्या निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा। वर्ग अंतराल, बारंबारता दिए हुए हैं। सारणी का माध्य वर्ग अंतराल और बारंबारता दिए हैं। इनसे हमको माध्य ज्ञात करना है। तो वर्ग अंतराल का मान दिया है 0 से 10। वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। इनका यदि हम मध्यमान निकालें, मध्यमान यक्ष 0 से 10 का मध्यमान 5, फिर 10 प्लस 5 15, 20 प्लस 5 25, 30 प्लस 5 35, 40 प्लस 5 45 और इनकी बारंबारता दी है। बारंबारता के मान क्रमशः 4, 5, 6, 4, 1। बारंबारता F, तो F गुणे यक्स का एक कॉलम हम और बनाएंगे। दोनों का गुणा करके लिख दें। 5 चौको 20, 15 पचे 75, 25 छक्का 150 और 35 में 4 से गुणा करेंगे। 4 पंचे 20, 4 तीन 12, 2 14 और यदि हम 1 में 45 से गुणा करते हैं तो 45 ही मिलेगा। इसके बाद हम बारंबारताओं का योग निकाल लें सिग्मा एफ। सिग्मा एफ अगर देखें तो जोड़ में हमारा 4 5 9 6 15, 4 19, 1 20 और सिग्मा एफ एक्स निकालेंगे। सिग्मा एफ एक्स का मान मिलेगा 5 5 10 और 3 7 10, 5 15, 4 19, 4 23, 2 1 3 1 4, 430। माध्य एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ मान रख देंगे। सिग्मा एफ एक्स है 430 अपान सिग्मा एफ 20। 0 कैंसिल कर दिए। 2 दुनाई 4 और 2 एकम 2, 2 पंचे 10।
इस प्रकार से माध्य 21.5 मिलता है, जो कि ऑप्शन सी पर दिया है। इस प्रकार से प्रश्न का विकल्प सी सही है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में कह रहा निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक होगा। बहुलक से तात्पर्य यहाँ बहुलक वर्ग से है, क्योंकि हमारे सारे ऑप्शन बहुलक वर्ग के रूप में दिए हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि जिस वर्ग अंतराल की बारंबारता सबसे अधिक होती है वही बहुलक वर्ग कहलाता है। तो दिए हुए प्रश्न में सर्वाधिक बारंबारता यानी सबसे अधिक बारंबारता 8 है, जो कि वर्ग अंतराल 3 से 5 के अंतर्गत है। इसलिए बहुलक वर्ग 3 से 5 होगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन बी सही है। अब देखते हैं हम अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, क्या निम्नलिखित सारणी का माध्यिका वर्ग होगा। तो माध्यिका वर्ग का निर्धारण करने के लिए प्रश्न में वर्गांतराल और बारंबारता दी हुई है। तो इसमें हम एक कॉलम और संचयी बारंबारता का बनाएंगे। संचयी बारंबारता क्रमशः इस प्रकार बनती है, पहले वर्ग अंतराल की बारंबारता और संचयी बारंबारता दोनों समान होती हैं, अर्थात पहले वर्ग अंतराल की संचयी बारंबारता 4 ही मिलेगी। इसके बाद दूसरे वर्ग अंतराल की संचयी बारंबारता पहले वर्ग अंतराल की संचयी बारंबारता में दूसरे वर्ग अंतराल की बारंबारता को जोड़कर लिखने पर दूसरे वर्ग अंतराल की संचयी बारंबारता प्राप्त हो जाती है। तो 4 + 5 = 9। इसी प्रकार तीसरे वर्ग अंतराल में 13, 9, 22 और चौथे वर्ग अंतराल में 20 और 22 जोड़ेंगे 42 और फिर 42 + 8 50। और अगर हम ये बारंबारताओं का योग देखें जो कि n कहलाता है, तो n बराबर अगर लिखें तो 20, 8, 28, 3, 31, 10, 41, 5, 46, 4, 50। तो बारंबारताओं का योग n 50 मिलता है। अब हम n/2 का मान निकालेंगे। n/2 अर्थात 50/2। तो 50/2 अगर सरल करें तो 25 आ जाएगा। और 25 अगर हम देखें तो 25 ये हमारा संचयी बारंबारता 42 के अंतर्गत पड़ेगा। 23 से लेकर के 42 तक के मान सब इसी में आएंगे। चूंकि n/2 25 प्राप्त हुआ जो कि 42 के अंतर्गत होगा, इसलिए माध्यिका वर्ग 30 से 40 होगा। माध्यिका वर्ग का मान 30 से 40 मिलेगा, जो कि देख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर दिया है। इस प्रकार से प्रश्न का विकल्प बी सही है। आप देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, क्या पाशे को एक बार फेंकने पर सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी। क्योंकि पाशे पर 1 से लेकर 6 तक के अंक दिए होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, जिसमें अगर देखें तो सम अंक 2, 4 और 6 हैं। तो प्रश्न कह रहा पाशे को एक बार फेंकने पर, तो देखिए कुल ढंग इन 6 अंकों में से कोई भी अंक ऊपर आ सकता है। तो किसी भी अंक के ऊपर आने के कुल ढंग 6 हुए, जबकि अनुकूल ढंग हमारा होगा, चूंकि कह रहा सम संख्या ऊपर मिले। सम संख्या 3 है,
तीन में से कोई भी संख्या ऊपर आ सकती है, तो सम संख्या ऊपर आने के अनुकूल ढंग 3 होंगे। इसलिए अभीष्ट प्रायिकता पीई इक्वल टू होती अनुकूल ढंग बटे कुल ढंग, अर्थात 3/6। सरल किए 3 एकम 3, 3 दुनाई 6, 1/2 मिल जाएगी, जो कि ऑप्शन ए पर दिया है। तो इस प्रकार से प्रश्न का सही विकल्प ए है। आप देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है कि साइन 15 अंश बटे कॉस 75 अंश का मान होगा। तो इस दिए हुए प्रश्न में किसी एक को चेंज कर दें, चाहे साइन को चाहे कॉस को। दिया है साइन 15 अंश बटे कॉस 75 अंश। यदि हम साइन को ही बदलें, साइन थीटा चूंकि जानते हैं कॉस 90 माइनस थीटा होता है, तो साइन 15 को लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 15 अपान कॉस 75। 90 से 15 घटाएंगे तो 75 मिल जाएगा। तो कॉस 75 बटे कॉस 75, तो देख रहे हैं ऊपर नीचे से कट करके 1 मिल जाएगा। इस तरह से दिए हुए प्रश्न का मान 1 है, जो कि ऑप्शन ए पर दिया है। तो इस प्रकार से प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, एक सामान्य वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता क्या होगी? क्योंकि एक सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं और इन 365 दिनों में यदि देखें तो 52 पूर्ण सप्ताह यानी 52 गुणे 7 प्लस 1 दिन शेष बचता है। तो 52 गुणे 7 प्लस 1 करेंगे 365 मिलेगा। तो 52 तो पूर्ण सप्ताह यानी 52 सभी दिन होंगे, और जो शेष 1 दिन बचता है वह क्रमशः हो सकता है रविवार या सोमवार या मंगलवार या बुधवार या बृहस्पतिवार या शुक्रवार या शनिवार। इनमें से कोई एक दिन होगा। तो इस प्रकार से देखें तो कुल ढंग हमारे 7 प्राप्त हुए, जबकि इन 7 में रविवार केवल एक जगह है, इसलिए अनुकूल ढंग 1। तो अभीष्ट प्रायिकता जानते हैं अनुकूल ढंग बटे कुल ढंग होती है, तो 1/7 मिलेगी। तो इस प्रकार से एक सामान्य वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता का मान 1/7 होगा, जो कि ऑप्शन ए पर दिया है। इस प्रकार से प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए है। आप देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से यदि एक गेंद निकाली जाती है तो उसके लाल होने की प्रायिकता क्या होगी? क्योंकि थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं, 3 लाल और 5 काली हैं। थैले में देखें तो कुल गेंदों की संख्या जो मिली, कुल गेंदें बराबर 3 + 5 बराबर 8। थैले में कुल 8 गेंद हैं, तो इन 8 में से कोई भी एक गेंद निकल सकती है। तो 8 में से यानी थैले से एक गेंद निकाले जाने के कुल ढंग, तो चूंकि इन 8 में से कोई भी एक निकल सकती है, तो कुल ढंग 8 हुए। जबकि अनुकूल ढंग, क्योंकि प्रायिकता पूछ रहा है
कि निकाली गई गेंद लाल रंग की हो, तो लाल निकलेगी तो अनुकूल ढंग होगा। तो थैले में कुल 3 लाल गेंद हैं, इन 3 में से कोई एक निकलेगी तो अनुकूल ढंग होगा, इसलिए अनुकूल ढंगों की संख्या 3 है। तो अभीष्ट प्रायिकता जानते हैं, अनुकूल ढंग बटे कुल ढंग, तो बराबर मिल जाएगी 3/8। इस प्रकार से देख रहे हैं, ऑप्शन ए पर दिया है, ऑप्शन सी पर दिया है 3/8। तो इस प्रकार से प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, किसी सिक्के को एक बार उछालने पर ऊपर शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगी? क्योंकि सिक्के में 2 होते हैं, हेड और टेल, तो इन 2 में से कोई ही एक ऊपर आएगा, चाहे हेड ऊपर आए या टेल। तो सिक्के को एक बार ऊपर उछालने पर आने वाले कुल ढंगों की संख्या मिलेगी 2। कुल ढंग 2, यानी हेड या टेल में से कोई भी हो सकता है। और प्रश्न कह रहा है कि शीर्ष ऊपर आए, अर्थात हेड ऊपर आए, तो अनुकूल ढंग हमारा 1 है, अनुकूल ढंग बराबर 1। तो अभीष्ट प्रायिकता अनुकूल ढंग बटे कुल ढंग यानी 1/2 होगी, जो कि ऑप्शन सी पर दिया है। तो इस प्रकार से प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी है। आप देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा निम्न में से कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? क्योंकि हम जानते हैं कि प्रायिकता का मान सदैव 0 से लेकर 1 तक होता है, अर्थात न्यूनतम 0 और अधिकतम 1, और प्रायिकता कभी ऋणात्मक नहीं होती। तो देख रहे हैं ऑप्शन डी में प्रायिकता का मान -1.5 दिया है, और हम जानते हैं कि प्रायिकता कभी निगेटिव नहीं होती है, इसलिए ऑप्शन डी सही है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, क्या अच्छी प्रकार से फेंटी गई पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता खींचने पर उसके इक्का होने की प्रायिकता क्या होगी? क्योंकि ताश में कुल 52 पत्ते होते हैं, जिनमें इक्कों की संख्या 4 होती है। तो यदि 52 पत्तों की गड्डी से एक पत्ता कोई खींचा जाता है, तो एक पत्ता खींचे जाने के कुल ढंग 52 होंगे, क्योंकि उनमें से 52 में से कोई भी एक पत्ता निकल सकता है, तो कुल ढंगों की संख्या 52। जबकि अनुकूल ढंग कह रहा वो इक्का निकले, तो इक्का चूंकि कुल 4 ही होते हैं, तो 4 में से कोई एक निकलेगा तो वो हमारा अनुकूल ढंग होगा। तो इस प्रकार से अभीष्ट प्रायिकता पीई इक्वल टू मिलेगी अनुकूल ढंग बटे कुल ढंग 4/52। सरल किए, 4 एकम 4, 13 चौको 52, 1/13 आ जाती है, जो कि देख रहे हैं ऑप्शन सी पर दिया है। इस प्रकार से प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी है। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर